प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 11 है। आपको पता है चैप्टर कौन चल रहा, लॉज ऑफ मोशन, और टॉपिक भी आपको पता है इम्पल्स के ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो ये एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 11 है। एक अच्छा न्यूमेरिकल आप कह सकते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एक बात और कहूँगा कि मैं अब इसको ईजी नहीं बोलूँगा। ईजी इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कमेंट करते हैं कि सर आप जो है ना हमेशा आप इजी बोलते हो, सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी हैं, लेकिन आपको कभी ना कभी दिक्कत तो आई होगी ना, चाहे बचपन में दिक्कत आई हो। तो ऐसे ही हमारे लिए भी सोचिए कि हमें भी दिक्कत आती होगी। तो भाई मैं इजी इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो जाएं और आप मेंटली जो प्रेशर है न्यूमेरिकल का उसको रिलीज कर दें। तो मैं इसलिए इजी बोलता हूँ, और कॉन्सेप्चुअली वो इजी होता भी है। देखो फिर से इजी बोल दिया खत्म नहीं होगा भाई ये अभी इतनी आसानी से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, खत्म कर लेंगे, इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। जैसा हमसे कह दे वैसा करते चलेंगे। एक बार एक अच्छे बच्चे की ये पहचान भी होती है कि वो एकदम से क्या करता है, न्यूमेरिकल को पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद में फिर वो सोचता है, जब उसने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी होती है थ्योरी पे, तो उसको समझ में आ जाता है कि क्या पूछना चाह रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो, उसके बाद एक बार रीड करो। सबसे पहले हमसे कह रहा अ रबर बॉल ऑफ मास 50 grams falls from a height of 1 meter and rebound to a height of 0.5 meter. Find the impulse and the average force between the ball and the ground if the time for which they are in contact was 0.1 second. सीधी सी बात है, आपने ये क्वेश्चन देखो आराम से तसल्ली के साथ इस क्वेश्चन को रीड कर लो। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है जरा इसको आप देखिएगा, मेरे साथ साथ देखो। इसमें ये कह रहा है कि एक रबर बॉल है जिसका मास जो है 50 ग्राम है। तो जो आपको दे रखा है उसको लिख लो गिवन दैट में। मास ऑफ द बॉल कितना दे रखा, 50 ग्राम। 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो गया तो 5/100 ये आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया मास। तो मास ऑफ द बॉल आपको पता चल गया, ठीक है। अब इस मास को कहां से गिराया जा रहा है, हमसे कह रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर। तो 1 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप किया गया। तो लेट अस सपोज कि 1 मीटर की हाइट है, इसको यहां से ड्रॉप किया गया। अब ड्रॉप करने के बाद में वो रिबाउंड हुई है अर्थ के साथ, ये जमीन के साथ फिर से रिबाउंड हुई, और रिबाउंड होने के बाद में वो कितनी हाइट तक पहुंची, 0.5 मीटर। तो जो दूसरी सिचुएशन है वो मैं ये दिखा देता हूं कि बॉल टप्पा खाने के बाद यहां तक पहुंची। अब ये कितनी हाइट है, 0.5 मीटर, ठीक है। आफ्टर रिबाउंडिंग है ये हाइट। तो ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको पॉइंट सी कह दो, इसको पॉइंट डी कह दो। ए बी सी डी इस तरह से हुई है, ठीक है भाई। ये अलग मैंने इसलिए दिखा रखा है क्योंकि एक ही जगह पर आप दो चीज़ों को दिखाओगे तो वो घिचापिच हो जाएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा अलग अलग दिखा दिया। इसकी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या करा। ये वाली बात तो समझ में आ गई कि अ रबर बॉल ऑफ 50 grams फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर। यहां तक समझ में आ गया। हमसे कह रहा फाइंड द इम्पल्स। इम्पल्स फाइंड आउट करवा रहा। इम्पल्स तब निकलता है जब आपके पास चेंज इन मोमेंटम हो, या आपको फोर्स दे दे और टाइम दे दे, कितने टाइम तक ये फोर्स लगा वो दे दे, तब आप इंपल्स निकाल देते हो। अदरवाइज आपको वेलोसिटीज दे रखी होती हैं, मास दे रखा होता है, तो आप चेंज इन मोमेंटम निकालते हो। जो चेंज निकल कर आता है मोमेंटम में, फिर उसके हिसाब से आप इंपल्स बताते हो कि इंपल्स कितना हुआ। तो यहां पर आपको फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो आपसे एवरेज फोर्स पूछ रहा है, यहां पर फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब आपसे फोर्स पूछ रहा है तो इसका मतलब जो इंपल्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू इम्पल्स I इज इक्वल टू FT, ये तो यूज नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि फोर्स तो खुद पूछ रहा है। तो इंपल्स निकालने के लिए इसका इस्तेमाल तो आप करोगे नहीं। इंपल्स निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हो, चेंज इन मोमेंटम का। चेंज इन मोमेंटम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अब ये देखना होगा कि यहां से जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया तो यहां पर उसके पास कितनी वेलोसिटी थी। तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम देकर जाएगा। टप्पा खाने के बाद ऑब्जेक्ट ऊपर को गया है, ऊपर जाने के बाद जब ऊपर को गया है तो उसकी अपनी एक वेलोसिटी होगी, तो उसके हिसाब से ये पता चल जाएगा आपको कि इस कंडीशन में मोमेंटम कितना।
पहली वाली कंडीशन वाले मोमेंटम को आप P1 कह दोगे, दूसरी कंडीशन वाले मोमेंटम को आप P2 कह दोगे। तो आपको P1 भी कैलकुलेट करना और P2 भी कैलकुलेट करना। चेंज इन मोमेंटम यही होता है इम्पल्स। ठीक है, तो मोमेंटम निकालते। तो मोमेंटम निकालने के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां से तो आपने जस्ट छोड़ा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब छोड़ा है तो अब ये जैसे जैसे नीचे को आएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे को आएगा, ग्रेविटी इसको पुल करेगी तो वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हमें बी पॉइंट पर जस्ट टप्पा खाने से पहले मतलब टप्पा खाने से पहले बी पॉइंट पर मुझे फाइनल वेलोसिटी पता चल जाए तो मैं इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर लूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो मैं जर्नी की बात कर देता हूं, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। फाइनल वेलोसिटी ये आपको निकालनी है। मास कितना, इसका कोई रोल नहीं है। यहां पर हाइट कितनी है? हाइट है 1 मीटर की। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आप लगाओ ए से बी तक के लिए फॉर्मूला बताता हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक आ रहा था तब उसका कोई टाइम नहीं दे रखा था, लेकिन रिबाउंडिंग का टाइम दे रखा। तो रिबाउंडिंग का टाइम तो मोशन का टाइम नहीं है, तो इसलिए आप जो है ना तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और ना ही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो आप चलोगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ को, जिसकी वैल्यू है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अंडर द है ना ग्रेविटेशनल मोशन। आप इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल वेलोसिटी ये पूछ रहा है, टकराने से पहले ये पूछ रहा है। इनिशियल कितना था? 0 था। 0 का स्क्वायर करोगे तो पता लग जाएगा। ये 9.8 ऐसे ही रहने दो और h की वैल्यू आपको 1 मीटर दे रखी है। v स्क्वायर इज इक्वल टू बचा 2 इंटू 9.8, v इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 9.8। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हुई? 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 19.6। इसको ऐसे छोड़ दो। v कितना आ गया आपके पास? स्क्वायर रूट 19.6 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी आपको मिल गई। जब आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है तो आप पहले वाले पार्ट के लिए मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंटम कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट के पास? ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले वाले केस का मोमेंटम तो ये हो गया। मास कितना दे रखा था ऑब्जेक्ट का? आपको जल्दी से बताओ देख के। मास दे रखा 5/100 और v की वैल्यू कितनी है? रूट 19.6। इसको अभी सोल्व मत करो, इसको अभी ऐसे ही रहने दो। ये आपके पास मोमेंटम आ गया P1। तो P1 कितना आ गया? 5 स्क्वायर रूट 19.6/100। ठीक है, ये आपके पास P1 की वैल्यू आ चुकी है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जिस तरह से आपने पहले वाले पार्ट के लिए मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, उसी तरीके से आप दूसरे वाले पार्ट के लिए मोमेंटम कैलकुलेट करोगे। अगर मैं पहले वाले पार्ट में मोमेंटम की डायरेक्शन देखूं तो वेलोसिटी नीचे है, जिसकी वजह से मोमेंटम भी नीचे को होगा। दूसरे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। अब दूसरे वाले पार्ट के लिए जब दूसरे वाले पार्ट को आप सोल्व करोगे गाइस, तो आप पहले वाले पार्ट को बिल्कुल भूल जाओ कि हमने पहला वाला पार्ट सोल्व भी किया। बिल्कुल भूल जाओ, हटा दो इसको। इसमें देखो कि ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर को गया, जिसने हाइट 0.5 मीटर गेन की। तो जब नीचे से ऊपर को जाता है तो उस केस में अगेंस्ट ग्रेविटेशनल मोशन जो होती है, ग्रेविटेशनल मोशन जो होती है अगेंस्ट ग्रेविटी होती है। इट मींस ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है तो उस पर जी की वैल्यू निगेटिव लग रही होगी, क्योंकि जी हमेशा नीचे को लगता है, लेकिन मोशन हो रही है ऊपर को तो जी निगेटिव आ जाएगा। इट मींस एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो रिटार्डेड हो जाएगा, मतलब जी माइनस में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ने हाइट कितने ट्रैवल की है? 0.5 मीटर। तो आप सिमिलर जिस तरह से आपने पहले वाले पार्ट को सॉल्व किया वैसे ही इसे सॉल्व कर दोगे। फ्रॉम C to D। आपको पता है रिबाउंड होगा, नीचे से टप्पा खाकर ऊपर को जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इसको डैश में कह दो, क्योंकि अब आपने यहाँ भी V और U इस्तेमाल किए तो यहाँ डैश में कहो। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी ये आपको चाहिए, G कितना है? माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद उसमें हाइट दे रखी है, हाइट कितनी आएगी? 0.5 मीटर।
ये क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा। तो चलो इसको भी लगा देते हैं। इसको कैसे लगाएंगे आपको पता है, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लगाओ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको पता वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो डैश लगाओ 2g, इसको आप डैश कहो 2g h डैश। फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी u डैश का स्क्वायर 2g कितना 9.8, यही तो है 9.8, और माइनस का 9 पॉइंट रखा जाएगा तो माइनस ये आ जाएगा, और h डैश कितना था 0.5, ये दे रखा। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर u डैश का स्क्वायर ये रहा, और ये 2 इंटू 9.8 इंटू 0.5 मीटर, तो ये आप कह सकते हो स्क्वायर रूट 19.6 अपॉन 2। देखो 0.5 का मतलब 2 तो है, तो ये सब का सब रूट में कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ जब आप इसको रूट में दिखा दोगे, इसको जब रूट में दिखा दोगे तो एक काम कर लेते हैं, रूट में अभी दिखाएंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर चल रहा, तो इसको भी ऐसे रहने दो। 19.8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 19.6 आ जाएगा। 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो u डैश जो हो जाएगा वो स्क्वायर रूट 19.6 अपॉन 2, ये आ गया। तो आपके पास इनिशियल मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम यहां से पता लग जाएगा, तो आप लिख दोगे फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम जिसको आपने P2 कहा है, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी आपके पास u डैश है, तो m u डैश, P2 निकालना है, m u डैश, m कितना आपके पास ये, और u डैश कितना था आपके पास, अभी आपने देखा स्क्वायर रूट 19.6, स्क्वायर रूट 19.6 अपॉन 2। ठीक है भाई, ये आपके पास फाइनल मोमेंटम है। इसकी अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो तब आप जब इम्पल्स निकालेंगे, तो ये होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम, जो कि आपने दूसरी वाली कंडीशन में निकाला, इसको आप P2 कह दो। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, वो आपने लिख दिया 5/100 स्क्वायर रूट 19.6 अपॉन 2। इनिशियल मोमेंटम नीचे था, तो उसकी डायरेक्शन नीचे को आएगी। जरा एक बात ध्यान दें, आप जो चेंज इन मोमेंटम देखते हैं, इंपल्स निकालते हैं, तो आप ये कोशिश करते हैं कि आपको जो चेंज देखना वो एक ही डायरेक्शन में देखो। अब चूंकि यहाँ पहला जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ को है, दूसरा मोमेंटम ऊपर की तरफ को है, तो अगर मैं इसको भी ऊपर की तरफ लेना चाहूंगा तो इसको निगेटिव साइन के साथ दिखाऊंगा, सीधी सी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ चेंज इन मोमेंटम जो हुआ वो फाइनल मोमेंटम जो कि ऊपर की तरफ को था, इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ को था, बट आपको सेम डायरेक्शन में लाने के लिए नेगेटिव साइन लगा दिया। और P1 की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 5 स्क्वायर रूट 19.6 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 19.6 अपॉन 100। इन दोनों में एक चीज़ का फर्क है, वो है ये 2 का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ 5 स्क्वायर रूट 19.6 अपॉन 100, ये कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा 1/√2 और यहाँ से बचेगा -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 19.6 को सॉल्व करते हैं तो 5 19.6 जो होता है ये लगभग 4.2 के बराबर होता है। देख लेता हूँ थोड़ा सा इसका, देखो कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा आप देख लें, 4.42 के बराबर है ये, 4.42, और 100 ऐसे ही चलेगा, 4.42 ये आ गया, 100 ऐसे चलेगा, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो 1 - 1.414 अपॉन √2। कैलकुलेशन आपकी है, कैलकुलेशन इसको कर लीजिएगा। आपके पास जो निकल कर आएगा इम्पल्स, उसकी बात कर लेता हूँ। इम्पल्स जो आएगा वो निगेटिव आएगा, सॉरी निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाना चाहिए था, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इम्पल्स की जो वैल्यू आ रही है, कैलकुलेशन आप करना, कैलकुलेटिव पार्ट आपका है, थोड़ी सी मेहनत कर लो यार। इम्पल्स आ जाएगा 0.378, 0.378 न्यूटन सेकंड। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है कि आप ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लें, प्लीज़ इतनी सी मेहनत करने की कोशिश करें यार थोड़ा सा। इम्पल्स आपके पास निकल कर आ गया, आपसे फोर्स पूछा था, एवरेज फोर्स,
तो एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे? आपको पता है एवरेज फोर्स जो होती है वो इम्पल्स अपॉन टाइम होती है, इम्पल्स अपॉन टाइम। तो जो आपके पास इम्पल्स निकल कर आई थी उसकी वैल्यू 0.378 और टाइम जो था रिबाउंडिंग का वो आपको दे रखा क्वेश्चन में, रिबाउंडिंग का टाइम 0.1 सेकेंड है, इसको आप लिख दो नीचे को 0.1 सेकेंड, क्योंकि जो आप फोर्स लग रहा है डायरेक्शन चेंज करने के लिए वो रिबाउंडिंग पे ही लग रहा है। तो जब पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 3.78 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है भाई, एवरेज फोर्स इतनी लग रही है। तो आई होप आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। हालांकि क्वेश्चन में इतना कुछ टफ नहीं था, बस कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट थी। इसमें बस इतना था कि एक रबर बॉल है ऊपर से गिराई गई तो इनिशियल मोमेंटम देख लिया, जंप खा कर ऊपर को गई है फाइनल मोमेंटम देख लिया, इम्पल्स निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, तो फाइनल मोमेंटम ऊपर की तरफ को है, इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ को है। तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा। तो इनिशियल को देखो, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज तो तभी निकल कर आता, लेकिन चूंकि ये डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से वो दोनों ऐड अप हो जाते हैं। जिस तरह से आप रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करते हो ना, तो डायरेक्शन, अब जब रिलेटिव वेलोसिटी देखते हो तो चेंज इन वेलोसिटी जब देखते हो तो सेम डायरेक्शन में देखने की कोशिश करते हो, तभी आपको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तो आप हमेशा उन दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर देते हो जब आप उनका डिफरेंस निकालने के लिए जाते हो। क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो भाई वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। आपने इंपल्स कैलकुलेट कर लिया, फिर मोमेंटम आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, तो आपने एवरेज फोर्स का कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, बस इतना ही था इसके अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।